बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके सैलरी की डेफिनेशन को, परक्विजिट्स को, अलाउंसेस को और कुछ परक्विजिट्स की डिटेल हमने देखी, लिस्ट देखी परक्विजिट की, कौन कौन से परक्विजिट्स अवेलेबल होते हैं एम्प्लॉयज़ के पास। जैसे कि आपको दिख रहा है मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर प्राइवेट यूज, सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर, यूटिलिटी, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर waived by the employer, any obligation of an employee to another person paid by the employer, housing or accommodation, fair market value of any property transferred, ठीक है जनाब, और any services provided to an employee reduced by any payment made by the employee in this respect. एक मिनट रुकिएगा आप जरा, इसको मैं जरा स्टॉप कर दूँ। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट। तो अगर कोई बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है इन काइंड, जैसे वो कंप्यूटर मिल गया, एम्प्लॉय को गाड़ी कंपनी ने क्या करती है, कंपनी ने उसकी मिल्कियत एम्प्लॉय को देती, तो यहाँ पर गाड़ी ही ट्रांसफर कर दी, गाड़ी यूज के लिए नहीं मिली। तो अगर किसी चीज़ का मालिक ही बना दिया जा रहा है आपको, वो चीज़ ही आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है, तो फिर उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, या तो कंपनी की तरफ से कोई सर्विसेज आपको दी जा रही है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उन सर्विसेज की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी का पार्ट मानी जाएंगी। लेकिन अगर आप उसके लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उस पेमेंट से उस फेयर मार्केट वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। कंप्यूटर वाली का एग्जांपल आपको मैंने दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद अब यहां से आज का हमारा डिस्कशन शुरू है। वो डिस्कशन क्या है? तो वो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं आपके सामने कि अगर एक सिंपल सा, मैंने कल भी आपसे सवाल किया था और आज भी करने जा रहा हूं, आप एक बैंक से लोन लेते हैं, फर्ज करें वो बैंक से आपने लोन लिया 15 लाख रुपए, ठीक है बेटा, तो बैंक क्या आपको वो लोन इंटरेस्ट फ्री देगा? जवाब दें। बैंक वो लोन आपको इंटरेस्ट फ्री देगा, इंटरेस्ट के बगैर देगा, या इंटरेस्ट चार्ज करेगा? सबका जवाब चाहिए। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जबरदस्त। अच्छा, आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, ठीक है, और अगर वो लोन एम्प्लॉयर ने आपको विदाउट इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, 2% पे दिया, 3% पे दिया, 6% पे दिया, तो जरा बताइए इस सिचुएशन में कोई बेनिफिट आपको हुआ? इस केस में कोई बेनिफिट आपको हुआ कि अगर भाई यही लोन मैं किसी बैंक से लेता, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, अब क्योंकि मैंने ये लोन किससे लिया है, एम्प्लॉयर से लिया है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा, तो मेरा इंटरेस्ट सेव हो रहा है, तो लॉ कहता है ये भी बेनिफिट है आपके लिए। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं या फिर कंसेशनल लोन लेते हैं, दो टर्म इस्तेमाल हुई हैं प्लीज। पहली टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन, सर ये इंटरेस्ट फ्री लोन क्या है? मतलब 0% इंटरेस्ट पर, यानी आपका एम्प्लॉयर आपको लोन दे और कोई इंटरेस्ट चार्ज ना करे, इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन बोलेंगे, ठीक है। और कंसेशनल लोन मतलब कि आपका एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट चार्ज तो करे लेकिन रिड्यूस रेट पे चार्ज करे। अब वो किससे रिड्यूस होगा? उसके लिए लॉ ने एक टर्म यूज की है, बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट का ताल्लुक किसी स्टेट बैंक से नहीं है, बेंचमार्क रेट का ताल्लुक किसी बैंक से नहीं है, ये बेंचमार्क रेट लॉ में दिया हुआ है आपको। तो बेंचमार्क रेट लॉ का दिया हुआ है और लॉ का रेट कितना है? 10%। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लोन देता है और उस लोन में वो आपसे इंटरेस्ट जो चार्ज करता है वो बेंचमार्क रेट से कम चार्ज करता है या कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, तो फिर इस केस में बेनिफिट अराइज होगा, तो फिर वो बेनिफिट आपकी सैलरी का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन फर्ज करें, अच्छा बेंचमार्क रेट कितना है जरा बताइए, आप लोगों ने पढ़ा इस चीज को, देखें बताइए। लॉ ने बेंचमार्क रेट कितना दिया बेटा? 10%। इसका मतलब 10% को लॉ ने बेंचमार्क मान लिया। अब अगर आपको 10% से कम पे लोन मिलता है तो फिर वो आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने 10% पे लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो क्या कोई बेनिफिट क्रिएट हुआ?
अगर आपने 12% पे लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से तो क्या कोई बेनिफिट क्रिएट हुआ? तो वो लोन जो बेंचमार्क रेट या उससे अबव पे लिया जाएगा वो कोई बेनिफिट क्रिएट नहीं करेगा। क्या ख्याल है? जवाब दें। सही है ना? इसका मतलब ये है कि दो टर्म्स यूज की, एक टर्म यूज की इंटरेस्ट फ्री लोन की, दूसरी टर्म यूज की कंसेशनल लोन की। इंटरेस्ट फ्री लोन जिसपे कोई इंटरेस्ट चार्ज ना हो, और कंसेशनल लोन जिसपे इंटरेस्ट चार्ज किया हो आपके एम्प्लॉयर ने लेकिन बेंचमार्क रेट से कम चार्ज किया। अच्छा जी, अब जरा बताइए बेंचमार्क रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एक बंदे ने लोन लिया 1 जुलाई 2019 को, ठीक है जी, कितना लोन लिया? 12 लाख रुपए। किससे लोन लिया? अपने एम्प्लॉयर से। और ये 12 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहे, ये 12 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहे कब तक? 30 जून 2020 तक, यानी टैक्स ईयर 2020 में ये 12 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग रहा। जवाब दे। तो अगर हम 12 लाख का निकालें कितना परसेंट? 10%, तो कितना बनेगा पूरे साल का रेट? आप जानते हैं परिणाम होता है हमेशा। तो अगर मैं 12 लाख पे लगाऊंगा 10%, तो आंसर क्या बनेगा? 1,20,000। तो अगर ये लोन बेटा इंटरेस्ट फ्री हो, अगर ये लोन इंटरेस्ट फ्री हो, तो बताइए कम से कम मुझे कितना बेनिफिट हुआ? बेंचमार्क के हिसाब से 1,20,000 का। तो लॉ के नजदीक 1,20,000 में बेनिफिट है, ये सैलरी का पार्ट बनने चाहिए। कोई मुश्किल बात? अच्छा, ओके, अगला सवाल। फर्ज करें एम्प्लॉयर ने लोन आपको दिया 1 जनवरी को, यानी एम्प्लॉय ने लोन लिया 1 जनवरी 2020 को, और टैक्स ईयर का एंड हो रहा है 30 जून 2020। तो जरा बताइए ये 12 लाख का लोन अब टैक्स ईयर में कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहा? जरा बताइए अब ये कितना? 6 महीने। तो अगर बेंचमार्क रेट के हिसाब से जरा 6 महीने का इंटरेस्ट निकाले तो कितना बनेगा? आधा बन जाएगा ना 1,20,000 का। 12 लाख का 10%, 12 लाख का 10%, 1,20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, आधा कितना हो गया? 60,000 रुपए। अब बताइए इस केस में अगर एम्प्लॉयर हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, तो कम से बता दे, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर, तो बताइए बेंचमार्क रेट के हिसाब से हमें कितना बेनिफिट होता है? बेंचमार्क रेट के हिसाब से हमें कितना बेनिफिट होता है? 60,000 का। तो ये 60,000 का बेनिफिट क्या बनेगा बेटा? सैलरी का पार्ट बनेगा। ठीक है जी, चले ओके, आगे बात करते हैं। फिर दोबारा सिनेरियो समझते हैं। हमने 1 जनवरी को लोन लिया। किससे लोन लिया? एम्प्लॉयर से। टैक्स ईयर का एंड हो रहा है 30 जून पर, कितना वक्त है? 6 महीने। कितना लोन लिया? 12 लाख रुपए। एम्प्लॉयर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है सर? 5% चार्ज कर रहा है, 5% चार्ज कर रहा है। तो अब निकालें 12 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, कितना बनेगा? 60,000। अब निकालें 12 लाख का 5% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, कितना बनेगा? 30,000। यस और नो? तो 60,000 बेंचमार्क रेट के हिसाब से बेनिफिट बना, लेकिन हम इसमें से, इस बेनिफिट में से कितनी कॉस्ट अपनी जेब से बेयर कर रहे हैं? 30,000 रुपए। तो हमें नेट बेनिफिट कितना हुआ? अगर ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता तो हमें 60,000 का बेनिफिट बनता, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम 5% इंटरेस्ट अपनी जेब से पे करेंगे, तो लिहाजा हमारा बेनिफिट कितना हो गया इस केस में? 30,000। तो क्या करेंगे बेटा? 30,000 को आप क्या कर देंगे? सैलरी का पार्ट बना देंगे। मुश्किल बात कोई? तो अब जरा ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको जरा देखें, पॉइंट नंबर एच को पढ़ के देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। लोन ऑब्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2002। ये जो स्कीम है, ये जो लॉ है, ये 1 जुलाई 2002 या उसके बाद वाले लोन से उसके बाद वाले लोन्स पे एप्लीकेबल है। समझे बात को?
यानी मतलब 1 जुलाई 2002 और उसके बाद जो लोन्स लिए गए हैं, एम्प्लॉय ने लोन्स लिए हैं अपने एम्प्लॉयर से, उन पे ये रूल अप्लाई होगा। उससे पहले वाले लोन्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आज क्या है, आज क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, चल रहा है, जवाब दे। आजकल क्या चल रहा है बेटा, 2020 चल रहा है। फर्ज करें एक बंदे ने, एक शख्स ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है टैक्स ईयर 2001 से, 1 जुलाई 2002 से भी पहले से, और वो लोन आज भी आउटस्टैंडिंग है, तो उस लोन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। उस केस में आपको बेंचमार्क रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस लेके सैलरी का पार्ट नहीं बनाना आपने उसको। मतलब ये सैलरी का पार्ट बनाने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उन लोन्स पे अप्लाई होगा जो लिए गए हैं 1 जुलाई 2002 या उसके बाद। ठीक है जी। उससे पहले वाले लोन समझ लें, इससे क्या कर दिए गए, एग्जेम्प्ट कर दिए गए कि वो इस स्कीम में फॉल नहीं करते। तो लोन ऑब्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अच्छा लिया भी एम्प्लॉयर से है ना, किसी और से नहीं लिया। लोन ऑब्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2002 विच इज इंटरेस्ट फ्री और एट अ रेट लोअर देन बेंचमार्क रेट। या तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन था इसलिए बेनिफिट अराइज हुआ, या फिर वो बेंचमार्क रेट से कम था इसलिए बेनिफिट अराइज हुआ। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट, तो फिर देखिए एक्चुअल रेट कितना है, जैसे 5%, एंड द बेंचमार्क रेट कितना 10%, तो 10 और 5 का डिफरेंस भी नेट कितना बचा, 5 बचा। तो जो नेट 5 बचा शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टैक्सेबल सैलरी। तो फिर जो नेट बेनिफिट है वो सैलरी का पार्ट बनाया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हो रहा तो फिर बेंचमार्क रेट के बराबर जो बेनिफिट है वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। क्या यहां तक कोई बात मुश्किल बेटा, जवाब दें प्लीज। यहां तक कोई बात मुश्किल, सब लोग बोलिए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जुलाई 2002 से पहले वाले लोन्स पे तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। 1 जुलाई 2002 के बाद जो लोन्स लिए गए उन पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन उन पर भी एक्सेप्शन है। यानी वो लोन्स जो 1 जुलाई 2002 या उसके बाद लिए गए हैं, अगर वो एक्सेप्शन में फॉल करते हैं तो फिर बेनिफिट सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अब हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड ₹1 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेनिफिट वाला मामला जब होगा तब लोन का साइज 10 मिलियन से क्या करता हो बेटा, एक्सीड करता हो। अगर लोन का साइज 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करता, 10 मिलियन या उस, सॉरी 10 मिलियन बोल रहा हूँ, 1 मिलियन, वेयर द अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड 1 मिलियन, तो अगर लोन का साइज 1 मिलियन 10 लाख से एक्सीड नहीं करता, 10 लाख है या उससे कम है, 1 मिलियन है या उससे कम है, तो फिर उस वो लोन जो होगा वो सब्जेक्ट टू कंसेशनल लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। मतलब उसका बेनिफिट अराइज नहीं माना जाएगा और बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी एग्जांपल समझ लें। पर्सन ए भी एम्प्लॉय है आपका, पर्सन बी भी एम्प्लॉय है आपका। पर्सन ए ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 8 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री। पर्सन बी ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री। तो बताइए क्या पर्सन ए की सैलरी के अंदर कोई बेनिफिट इंटरेस्ट फ्री लोन का शामिल किया जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि उसका जो लोन है वो 8 लाख से एक्सीड नहीं करता। सॉरी, वो उसका लोन जो है वो 10 लाख से एक्सीड नहीं करता, 8 लाख रुपए। लेकिन जो पर्सन बी है वो उसी एम्प्लॉयर के पास काम करता है, उसका जो लोन है उसका साइज 10 लाख से एक्सीड करता है, 1 मिलियन से एक्सीड करता है। तो लिहाजा अगर उसने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया तो वही 12 लाख का 10%, 1,20,000 पूरे साल का पर्सन बी की सैलरी में ऐड किया जाएगा बतौर बेनिफिट, बतौर परक्विजिट। तो समझ जाए जरा इन बातों को। तो वेयर द अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड ₹1 मिलियन, तो जब लोन का अमाउंट जो है वो 10 लाख से एक्सीड ना करे, तो इट मींस अगर 10 लाख से एक्सीड करे तो फिर ये कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज ये कैलकुलेशन नहीं होगी। क्या यहां तक बात क्लियर सबको?
इफ इट इज एग्जैक्टली 1 मिलियन लिखा हुआ है ना, डज नॉट एक्सीड, एक्सीड करना जरूरी है, तो एग्जैक्टली अगर 1 मिलियन हो तब भी नहीं अराइज होगा बेनिफिट। ये मैं बोल चुका पहले, एक से ज्यादा दफा बोला मैंने पीछे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बेनिफिट सैलरी में ऐड होने से कौन बच गया, वो शख्स बच गया जिसने लोन लिया हो 1 जुलाई 2002 या उससे पहले। वो शख्स जिसने लोन लिया हो उसके लोन का साइज 1 मिलियन या उससे कम हो, यानी 1 मिलियन से एक्सीड ना करता हो। लेकिन क्या किसी ऐसे शख्स के बचने की गुंजाइश है जिसने लोन 1 मिलियन से ज्यादा लिया हो लेकिन फिर भी हम कोई बेनिफिट उसकी सैलरी का पार्ट ना बनाए? तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 एक्सेप्शन के तौर पर आ रहा है। और वो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि where such benefit is extended by the employer due to the waiver of interest by such employee on his account, example provident fund maintained with the employer। ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, इसको जरा समझेगा बराए मेहरबानी, रुक कर सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं, अच्छी तरह इसको समझेगा। देखिए, एम्प्लॉइज का रिटायरमेंट फंड एम्प्लॉयर के पास मेंटेन होता है, एक सेविंग अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, एक पैसा एम्प्लॉय के लिए सेव किया जा रहा होता है, किसके पास, एम्प्लॉयर के पास। हर साल उसमें कंट्रीब्यूशन जाता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से जाता है और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ये रकम मेच्योर होकर कब मिलती है एम्प्लॉय को, उसकी रिटायरमेंट पर। तो जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉय अपनी जेब से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फंड में और कुछ पैसा एम्प्लॉयर अपनी जेब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बन गया प्रिंसिपल अमाउंट। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, वो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, वो शख्स पे करेगा जो उस फंड को मेंटेन कर रहा है, जिसके पास वो कैश रखा हुआ है। यस और नो? तो जरा बताइए, एम्प्लॉय की सेविंग्स कहां रखी, आसान लफ्जों में बात करूंगा, मुश्किल बात नहीं करूंगा। ये बताइए, एम्प्लॉय की जो सेविंग्स हैं जो उसको मिलेंगी रिटायरमेंट के वक्त, वो किसके पास रखी हुई है? एम्प्लॉय की जो सेविंग्स हैं जो उसको मिलेंगी रिटायरमेंट के वक्त, वो किसके पास रखी हुई है? एम्प्लॉयर के पास। बेहतरीन बात। अब उस सेविंग पे इंटरेस्ट किसने पे करना है? एम्प्लॉयर ने पे करना है। यस, ऐसा ही ना। अगर मैं बैंक में पैसा रखता हूं तो मुझे इंटरेस्ट किसने देना है? बैंक ने देना है। तो अगर मैंने पैसा किसके पास सेव किया है? एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर उस पर इंटरेस्ट देगा। यस और नो? यस। अब सुनने वाली बात है, वो क्या है, जब ये प्रोविडेंट फंड का फॉर्म फिल हो रहा होता है तो उस फॉर्म में एक पॉइंट ये होता है कि भाई आप इस फंड से सिर्फ प्रिंसिपल हासिल करना चाहते हैं, आप इसका इंटरेस्ट हासिल नहीं करना चाहते। मतलब आपने इंटरेस्ट माफ कर दिया अपने एम्प्लॉयर को, आपने इंटरेस्ट माफ कर दिया अपने एम्प्लॉयर को। आपने इंटरेस्ट वेव कर दिया अपने एम्प्लॉयर को। गुंजाइश है ऐसी कोई? आपकी मर्जी, आप अपने अमाउंट पर जो आपने रिसीव करना है आप उसका इंटरेस्ट माफ कर दें। तो ये मुमकिन है कि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अपने प्रोविडेंट फंड के बैलेंस पर बनने वाले इंटरेस्ट को माफ कर दे, वेव कर दे। पॉसिबल? सबका रिस्पॉन्स चाहिए। पॉसिबल? जवाब दीजिए बेटा, यस और नो। पॉसिबल? ओके। तो अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट माफ किया था और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इसलिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है कि क्योंकि उसने एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट माफ किया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन पे इंटरेस्ट माफ किया, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो इन दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया ना बेटा। यहां पर बेनिफिट से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या ख्याल है? तो जहां पर बेनिफिट से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, वहां बेनिफिट अराइज ही नहीं हुआ। क्या कहते हैं? तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है इसलिए क्योंकि आपने अपने फंड पे उसको इंटरेस्ट माफ किया है, तो फिर इस केस में वो इंटरेस्ट फ्री लोन बेंचमार्क रेट पर जो उसका इंटरेस्ट है वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा।
क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है? ये पॉइंट नंबर 2 है, जरा आप इसको पढ़ के देखते हैं। Where such benefit is extended by the employer due to the waiver of interest, कि अगर ये बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर की तरफ से इसलिए मिल रहा है ड्यू टू द वेवर ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपने भी इंटरेस्ट वेव किया था बाय सच एम्प्लॉयर ऑन हिज अकाउंट्स, कि एम्प्लॉयर के पास जो आपका अकाउंट था उस अकाउंट पर आपने इंटरेस्ट वेव कर दिया था, तो एम्प्लॉय ने आपको भी लोन पे इंटरेस्ट क्या कर दिया? वेव कर दिया। तो बेनिफिट से बेनिफिट कैंसिल, एक बेनिफिट आपने उसको दिया, दूसरा बेनिफिट उसने आपको दिया। तो फिर इस केस में भले आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिले, उस इंटरेस्ट फ्री लोन के इंटरेस्ट को आप सैलरी में शामिल नहीं करेंगे, वो बेनिफिट नहीं कहलाएगा। इस तरह समझ लीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? सब बताएं प्लीज, सबके जवाब का मुंतजिर हूं। चलें एक सिनेरियो समझ लेते हैं। आपके पास 3 एम्प्लॉइज हैं। सिनेरियो समझ लेना, रिपीट कर, वही सिनेरियो समझा के रिपीट ही कर रहा हूं बेटा उसामा। आपके पास 3 एम्प्लॉइज हैं, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। पर्सन ए ने आपसे लोन लिया 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री। बताइए कि क्या कोई बेनिफिट अब पर्सन ए की सैलरी का पार्ट मानेंगे आप? वजह बताइए, वजह क्योंकि लोन जो है वो 1 मिलियन या उससे कम है। लेस देन 1 मिलियन नहीं बोलो, ग्रेटर देन 1 मिलियन नहीं है, यानी 1 मिलियन या उससे कम है। ठीक है, हाँ ये बोलना चाहिए। ओके, हाँ वरना गड़बड़ हो जाएगी, मसला खराब हो जाएगा। उसके बाद पर्सन बी है, उसने उसी एम्प्लॉयर से लोन लिया 12 लाख रुपए का। ठीक है, अब ये 12 लाख का जो लोन है ये 1 मिलियन की लिमिट से एक्सीड कर रहा है और ये इंटरेस्ट फ्री है और ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है। तो इस केस में कितना बेनिफिट बना 10% के हिसाब से? 1,20,000, और ये 1,20,000 जो है वो उस एम्प्लॉय की सैलरी का क्या बनेंगे? पार्ट बनेंगे। अच्छा जी, पर्सन सी है, पर्सन सी ने उसी एम्प्लॉयर से 15 लाख रुपए लोन लिया हुआ है। पर्सन सी की बात कर, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। पर्सन सी ने उसी एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है। कितना लोन लिया हुआ है? 15 लाख का। ये 15 लाख का लोन जो है वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, तो ये 1 मिलियन से एक्सीड करता है। तो इस केस में बताइए बेनिफिट कितना बना? 15 लाख पे कितना बेनिफिट बना? 10% के हिसाब से 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए वैसे तो सैलरी का पार्ट बनने चाहिए, ऐसा ही ना? लेकिन अगर हम आपको इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दें, क्या कि ये जो एम्प्लॉयर है, ये जो एम्प्लॉय है पर्सन सी, इसने अपने एम्प्लॉयर को क्या कर दिया? अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे इंटरेस्ट वेव कर दिया, माफ कर दिया इंटरेस्ट। तो जरा बताइए अब इस केस में जो एम्प्लॉय सी है उसकी सैलरी में हम 1.5 लाख रुपए बतौर बेनिफिट शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? अब नहीं करेंगे, भले वो 1 मिलियन से एक्सीड करता हो। क्योंकि इधर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट माफ किया, उधर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट माफ किया। बेनिफिट से बेनिफिट क्या हुआ बेटा? बेनिफिट से बेनिफिट क्या हुआ? कैंसिल। हाँ बेटा उसामा, अब क्लियर है बात? उसामा पॉइंट क्लियर है बेटा? उसामा ओके जनाब, यहां तक क्लियर? तो ये तो हमने सीख लिया सैलरी का ट्रीटमेंट, ये तो हमने सीख लिया सैलरी का ट्रीटमेंट। अब एक हटके बात करते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ बात करते हैं। ये बताइए आमतौर पे कोई बिजनेस जब लोन लेता है तो वो लोन क्यों लेता है? बिजनेस पर्पस के लिए लेता है ना बेटा। वो लोन से इन्वेंट्री परचेज करेगा, वो लोन से एम्प्लॉयज को पेमेंट करेगा। अगर कोई बिजनेस लोन ले, हट के बात कर रहा हूं, सैलरी से हट के बात कर रहा हूं, जरा बताइएगा मुझे। तो एक बिजनेस अगर लोन ले तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लोन ले रहा है ना बेटा? जवाब दे। तो अब वो जो लोन बिजनेस, उस लोन पे जो बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा?
एक लोन लिया बिजनेस ने, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उस पे इंटरेस्ट जो पे किया बिजनेस ने, क्या कहलाएगा? बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। और एक्सपेंस का ताल्लुक कौन सी, अब टैक्स के लिहाज से एक्सपेंस का ताल्लुक कौन से हेड ऑफ इनकम से हुआ बेटा? टैक्स के लिहाज से इस एक्सपेंस का ताल्लुक कौन से हेड ऑफ इनकम से हुआ? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो क्या लोग बिजनेस रन करने के लिए लोन नहीं लेते? लेते हैं। तो फिर इंटरेस्ट जो है वो क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा अगेंस्ट व्हाट? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और हम जानते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो नेट अमाउंट पे टैक्स होता है ना, कि बिजनेस इनकम में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो टैक्स लॉ हमें अलाउ करता है, हम उसको माइनस करते हैं, फिर हम उसको अपनी टोटल इनकम का पार्ट बनाते हैं, ऐसा ही ना? अब ये बुनियादी सारे कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए हमें। अच्छा जी, वापस आते हैं एम्प्लॉय पर। अब सर ये सोचिए कि एम्प्लॉय ने लोन लिया किससे? एम्प्लॉयर से। क्या करेगा इस लोन का? सर उसकी शादी थी, उसने शादी के लिए लोन ले लिया था। अच्छा भाई, तो ये तो पर्सनल नेचर का लोन हो गया, ये तो घर के खर्चों में खर्च हो गया। क्या ख्याल है? सर उसने घर लेना था, घर बनाना था, इसलिए लोन लिया उसने। क्या ख्याल है आपका? सर हो सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयर से लोन लेकर कुछ शेयर्स खरीद ले, शेयर्स खरीद ले, और बाद में हो सकता है उन शेयर्स को बेच दे। तो अगर वो शेयर्स खरीदता है और वो शेयर्स बेचता है, तो ये जो उसको फायदा होगा, इस फायदे को हम टैक्स में क्या नाम देंगे बेटा? इस फायदे को हम टैक्स में क्या नाम देंगे बेटा? कोई नाम दिया था हमने, शेयर्स खरीदकर और शेयर बेचकर जो गेन होता है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलते हैं। बेहतरीन बात उसामा, बाकी लोग भूल गए मेरे ख्याल से भाई, ये याद है बाकी लोगों को? कैपिटल गेन। अच्छा जी, सर वो हो सकता है कि वो ये पैसे जो लोन के तौर पे उसने लिए हैं अपने एम्प्लॉयर से, वो अपने किसी दोस्त को दे दे और दोस्त के साथ वो पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस शुरू कर दे, जिसमें वो तो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, लेकिन पैसे उसने लगा दिए, मेहनत उसका दोस्त कर रहा हो, तो एक बिजनेस चलना शुरू हो जाए इन पैसों से। ये पॉसिबल है। कौन से वाले लोन से? जो एम्प्लॉय से लोन लिया, एम्प्लॉयर से लोन लिया, एम्प्लॉयर से। पर रिस्पॉन्स करें जल्दी जल्दी बेटा। तो इसका मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मतलब ये है कि देखो, लोन तो ले लिया एम्प्लॉयर से, नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिजनेस में लगाया तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाया ना उसामा बेटा। लोन तो ले लिया किससे बेटा? एम्प्लॉयर से। जब एम्प्लॉयर से लोन ले लिया तो उस लोन का क्या किया? उस लोन को पर्सनल कामों में खर्च कर दिया। हो सकता है उस लोन को पर्सनल कामों में खर्च ना किया हो, बल्कि उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो। कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो जो लोन लिया आपने किससे? एम्प्लॉयर से, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। सुनिएगा, एम्प्लॉयर से लोन लिया, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। हो सकता है आपने उसको कोई इन्वेस्ट किया और उससे कोई टैक्सेबल इनकम जनरेट कर ली हो। मुमकिन है, गुंजाइश बनती है। तो जब आपने लोन लिया एम्प्लॉयर से, अगर उससे आपने कोई टैक्सेबल इनकम जनरेट कर ली है, तो फिर वो लोन इस्तेमाल हुआ उस टैक्सेबल इनकम को जनरेट करने के लिए। तो फिर उस लोन का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी उस इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस बनना चाहिए। एक्सपेंस बनना चाहिए। अगर लॉ उस इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस माइनस करना अलाउ करता है तो। जवाब दे प्लीज बेटा। सही है।
तो फिर लॉ ने आपको एक प्रिविलेज दिया है, एक बेनिफिट दिया। बेनिफिट क्या दिया है कि भले आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हो इंटरेस्ट फ्री, लेकिन अगर आप उस इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन को इस्तेमाल करते हो किसी भी ऐसी टैक्सेबल इनकम को जनरेट करने के लिए जिसके अगेंस्ट एक्सपेंस माइनस करना क्या है, अलाउ है, तो फिर आप एक्सपेंस क्लेम करो बेंचमार्क रेट पर, भले एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या हो, 0। तो अगर कंसेशनल लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन किसी भी ऐसी टैक्सेबल इनकम को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होगा जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करना अलाउ है, तो फिर उस इंटरेस्ट को किस रेट पे क्लेम किया जाएगा, बेंचमार्क रेट पर, भले एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आपकी जेब से 0 जा रहा हो। कुछ समझे बात को या नहीं बेटा? जरा इस बात को पढ़िएगा। तो एग्जाम्पल लेके फिर इसको कवर करते हैं। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ आ गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन टू जनरेट एनी टैक्सेबल इनकम। वो लोन जो आपने अपने एम्प्लॉयर से लिया, वो लोन जो इंटरेस्ट फ्री था, या वो लोन जो कंसेशनल था, फिर आपने उसको इस्तेमाल किया टैक्सेबल इनकम जनरेट करने के लिए, और वो टैक्सेबल इनकम एक ऐसी टैक्सेबल इनकम थी जिसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस माइनस करना क्या थे, अलाउ थे। तो फिर उस एक्सपेंस को आप क्लेम करें बेंचमार्क रेट पर। If an employee utilizes the said interest-free or concessional loan to generate any taxable income against which interest expense is deductible, then interest expense shall be allowed at the benchmark rate instead of actual interest paid by him. तो फिर आपको क्लेम कर लें किस पर, बेंचमार्क रेट पर, बजाय किसके, एक्चुअल इंटरेस्ट के। चलें एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूं। लिखा हुआ क्या है, मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड। मिस्टर ए जो है वो एम्प्लॉय है XYZ लिमिटेड के, एंड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर ए की बेसिक सैलरी कितनी है बेटा, 1 लाख रुपए पर मंथ। तो 12 महीने की कितनी हुई बेटा, 12 महीने की सैलरी कितनी हुई बेटा, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। 12 लाख रुपए, 1.2 मिलियन। गुड। अदर अलाउंसेस, और ये 12 लाख तो बेसिक सैलरी है, अदर अलाउंसेस कितने हैं, 25,000 रुपए पर मंथ है। अगर 25,000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 से तो कितना बनेगा, 3 लाख बनेगा। तो बेसिक सैलरी और अलाउंसेस मिला के सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा, 15 लाख हो जाएगी। ऐसा ही है। अच्छा जी, मिस्टर ए ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹1,600,000। मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, कितना, 16 लाख रुपए। तो जरा बताइए, क्या मैं 16 लाख को सैलरी में ऐड कर दूं, क्या मैं 16 लाख को सैलरी में ऐड कर दूं? क्या लोन के अमाउंट को सैलरी में ऐड करने की बात हो रही है, या लोन पर बनने वाले इंटरेस्ट के बेनिफिट को सैलरी में ऐड करने की बात हो रही है? अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं एम्प्लॉयर ने लोन माफ कर दिया, तो अगर 16 लाख रुपए एम्प्लॉयर माफ कर दे तो फिर क्या होगा? 16 लाख रुपए माफ कर दिया एम्प्लॉयर ने, फिर क्या होगा? प्रिंसिपल ही माफ कर दिया, फिर ये परक्विजिट है, फिर ये सैलरी का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। कल पढ़ा ना हमने, याद है ना? तो अभी लोन है, माफ नहीं किया, इस पर सिर्फ यानी 16 लाख रुपए तो देने हैं वापस। हाँ, अगर माफ हो जाए तो परक्विजिट बन जाएंगे, तो 16 लाख रुपए सैलरी का पार्ट बनेंगे, अभी नहीं बन रहे। करेक्ट। Mr. A obtained a loan of ₹1,600,000 from his employer on 1st January. कब लिया? 1st January को। कितने परसेंट पर सर? 8% पर। 8% बेंचमार्क रेट से लोअर है या बेंचमार्क रेट के बराबर है या उससे हायर है? क्विक रिस्पॉन्स है, लोअर है। तो इंटरेस्ट फ्री तो नहीं कहलाया ना,
लेकिन लोअर देन बेंचमार्क कहलाया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कंसेशनल लोन। कंसेशन तो मिला ना, बेनिफिट तो हो रहा है ना इसके अंदर। 2% का बेनिफिट है कि नहीं इसके अंदर, कि बेंचमार्क रेट से 2% कम पे लोन मिल रहा है, तो 2% का बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? ही स्टार्टेड, चलो ये तो एक बात हो गई। He started a part-time business and utilized the loan for the business. His gross revenue from the business for the year ended 30th June is 1.9 million. इसने ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? एक बिजनेस में। उस बिजनेस से उसने कितना ग्रॉस रेवेन्यू अर्न किया? 1.9 मिलियन। एंड एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसके एक्सपेंसेस कितने थे? 1.7 मिलियन के, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा थे। तो इट मींस अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस में शामिल करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर यहाँ पे चाह रहा है कि आप दो हेड्स ऑफ इनकम वर्कआउट करें। एक हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी है, दूसरा हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस है। और क्योंकि उसने इसी कंसेशनल लोन को इस्तेमाल किया है इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए, तो फिर इस लोन पर जो 10% के हिसाब से बेंचमार्क रेट के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा, वो इंटरेस्ट अलाउ होगा एक्सपेंस के तौर पर अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस से। ऑन 30th जून ही रीपेड द लोन टू द एम्प्लॉयर। 30 जून को उसने पूरा लोन वापस कर दिया। ठीक है, वापस तो कर दिया, 6 महीने तो लोन आउटस्टैंडिंग रहा ना, 6 महीने का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू तो हुआ ना, और 6 महीने के इंटरेस्ट पर बेनिफिट अराइज तो हुआ ना। ठीक है जी, स्टार्ट करें इसकी कैलकुलेशन बेटा। देखिए, मिस्टर ए टैक्सेबल इनकम, टैक्स ईयर 2020। ठीक है जी, ऐसे रुपीज रुपीज के 3 कॉलम बना लें। 3 कॉलम क्यों, अभी समझाता हूँ आपको वजह क्या है उसकी। अच्छा जी, लगाएं यहाँ पर हेडिंग क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी, उसके बाद सब बताइए बेटा। बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 लाख। ठीक है जी, अलाउंसेस सैलरी का पार्ट है सर, बिल्कुल अलाउंसेस सैलरी की डेफिनेशन में कवर होता है, कल तो पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अलाउंसेस कितने हैं सर? 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। कितना अमाउंट बन गया सर? 3 लाख रुपए। ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ कंसेशनल लोन, कंसेशनल लोन का बेनिफिट। ठीक है जी, क्या बेनिफिट मिला आपको जरा बताइएगा।
16 लाख आपने लोन लिया था, इसका 10% बेंचमार्क रेट है, 8% हम लोन दे रहे हैं, तो हमें बेनिफिट कितने का हो रहा है? 2% का। यानी आप 10 में से 2% का, 10 में से 8% का कर दे, माइनस कर दे और नेट अमाउंट निकाल ली। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 0.02 किया, जब मैंने 16 लाख को मल्टीप्लाई 0.02 किया तो पूरे साल का बेनिफिट आ गया। लेकिन हमने लोन कब लिया था? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक कितना पीरियड आउटस्टैंडिंग रहा? मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12। जरा बताइए कितना अमाउंट आता है सब लोग? 16,000। तो ये 16,000 बेटा सैलरी का पार्ट बन गया। ठीक है, ये टोटल कर दें, ये टोटल सैलरी मिल जाएगी आपको। सैलरी का हेड कंप्लीट हुआ यहाँ तक। यानी अब जो हम सैलरी लिखा करते थे सीधी सीधी अमाउंट, वो असल में बहुत सारी चीजों का सम होने के बाद थी। तो अब सैलरी कितनी हुई बेटा जरा बताइए, टोटल सैलरी कितनी हुई? 15,16,000। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से रेवेन्यूज कितने जनरेट किए? 1,900,000 के, ऐसा ही है। बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं? वो एक्सपेंसेस आपने माइनस करने हैं बिजनेस के, और उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। तो क्योंकि हमने इस लोन को यूटिलाइज किया है इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए, तो लॉ हमें अलाउ करता है कि हमें 16 लाख का 10% निकालें, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 करें, जवाब दें कितना बना आंसर? यानी जो इसका बेंचमार्क रेट पे इंटरेस्ट बनता है 80,000, 80,000। अच्छा जी, अदर एक्सपेंसेस, $1,700,000 के। तो बताइए 19 लाख में से 17,80,000 माइनस करने के बाद हमारी नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी बची, जिसको हम शामिल करने जा रहे हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस ऐड की है वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद की है, 1,20,000। 1,20,000 लिखने के बाद बताइए जरा टोटल इनकम कितनी है हमारी? 1,20,000 के बाद टोटल इनकम कितनी है हमारी बेटा? 1,20,000 के बाद टोटल इनकम कितनी है हमारी? $1,636,000।
अब इस टोटल इनकम को अगर रिड्यूस करने के लिए कोई अलाउंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। ऐसे ही जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा। इसी को हम क्या बोल देंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम। अब उसके बाद अगला प्रोसीजर वही है। इसका मतलब क्या है, आपने दो हेड्स वर्कआउट किए, एक तो सैलरी का हेड वर्कआउट किया, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया। तो क्योंकि हमने कंसेशनल लोन को इस्तेमाल किया था फॉर जनरेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो फिर और इनकम भी हमने वो जनरेट की जिसके अगेंस्ट एक्सपेंस माइनस करना अलाउ था, तो फिर वो हमें एक्सपेंस अलाउ हुआ किस पर, बेंचमार्क रेट पर। हालांकि नॉर्मली अगर बैंक से मैंने इंटरेस्ट लिया होता 8% पे, तो मेरा एक्सपेंस 8% का होता। ठीक है, तो लॉ ने यहाँ पर क्या किया, आपको आसानी दी है कि अगर हम ऊपर आपको 2% आपकी सैलरी में ज्यादा ऐड करवा रहे हैं, तो अगर आप उस लोन को इस्तेमाल करते हो किसी और इनकम को जनरेट करने के लिए, तो फिर हम 2% आपको इजाफी एक्सपेंस भी अलाउ कर रहे हैं। इस तरह समझ लें बात। ठीक है, इस पे एक सवाल करता हूं मैं आपसे, एक सवाल का जवाब देते हैं ताकि तसल्ली हो जाए। देंगे जवाब सब लोग? जवाब देंगे सब लोग? अच्छा जी, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया होता 12% पर, तो क्या आप उसको कंसेशनल लोन बोलते? अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया होता 12% पर, तो क्या आप उसे कंसेशनल लोन बोलते? नहीं बोलते, सिंपल। क्या फिर कोई बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनता? फिर कोई बेनिफिट सैलरी का पार्ट नहीं बनता। बेहतरीन। अच्छा, उस 12% वाले लोन को आपने इस्तेमाल किया होता इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए, तो अब आप बताइए उसमें एक्सपेंस आप कितना क्लेम करते? 12% या 10%? 12%, 12%, 12%। क्योंकि अब वो ये वाला पॉइंट तो सिर्फ कंसेशनल लोन के लिए है ना बेटा, कहीं और थोड़ी अप्लाई होगा। तो अगर एक लोन कंसेशनल लोन ही नहीं है, अगर एक लोन कंसेशनल लोन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता और वो बेंचमार्क रेट से अबव है, तो फिर तो उस केस में हम अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस से अपना एक्चुअल एक्सपेंस क्लेम करेंगे ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई मुश्किल बात? तो बारिश शुरू हो गई है बेटा, बारिश शुरू हो गई है। जरा घर से बाहर झांक के देखिए, बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप करूंगा यहाँ पर, इतना ही, आज तक इतना ही। बाकी डिस्कशन अगली क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, आप इसको दोबारा सॉल्व करके देखिएगा।